हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सैलरी ऑलरेडी स्टार्टेड है। आज हम लोग का डे 5 है, ठीक है। तो डे 5 में लास्ट क्लास में हम लोग डे 4 में जब हम लोग क्लास हुआ था तो हम लोग किए थे, हम लोग का चल रहा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस बताओ बाबू, मैक्सिमम कितने चाइल्ड पे एग्जेम्पशन मिलेगा? दो चिल्ड्रन पे मिलेगा, ठीक है ना। 2 चिल्ड्रन पे मैक्सिमम अमाउंट कितना है? ₹100। अच्छा, ये हम लोग को कंपेयर करना होगा, जितना पैसा मिल रहा और मैक्सिमम लिमिट से कंपेयर करना होगा, विच एवर इज लोअर। मान लो हमको एम्प्लॉयर से ₹50 मिल रहा है पर चाइल्ड से, तो हमको ₹50 एग्जाम्शन मिलेगा या ₹100 एग्जाम्शन मिलेगा? ₹50, विच एवर इज लोअर। यहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए थे। अच्छा, हम एक सम्स और देते हैं, आप लोग कोशिश करिएगा। एक सम्स और दे रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस लिखा हुआ है ₹5,000 पर एनम फॉर 5 चिल्ड्रन, ठीक है। बताइए इसका एग्जाम्शन कितना होगा? 3,000। इतना जल्दी निकाल लिए? चलो बहुत अच्छा, मतलब रिवीजन करके आए आप लोग। तो 3,000 कैसे आएगा? एक बार जिसको नहीं समझ में आ रहा है हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 5,000 पर एनम लिखा हुआ है। जब भी एनम लिखेगा तो हमको उसको मंथ में लाना होगा। आइए 5,000 ना पर चाइल्ड, फॉर का मतलब 5 बच्चों के लिए है, 5 चिल्ड्रन के लिए है। तो हमको निकालना होगा पर चाइल्ड के लिए कितना मिल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, ये 5,000 को डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,000। ये 1,000 क्या है? पर एनम पर चाइल्ड, ठीक है। ये तो पर एनम पर चाइल्ड है, हमको पर मंथ पर चाइल्ड निकालना होगा। पर मंथ, सर पर मंथ पर चाइल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा? ये 1000 को डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, आएगा 83.33। सब लोग का आया? 83.33 आया? 83.33 आया बाबू सबका? ठीक है, उसको वहीं दे दो ना, चेयर दे दो, बैठ जाएगा। नहीं, देख के आराम से एक बार गेट बंद कर दो। 83.33 आया? सब लोग का आया बाबू? अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना लिखेंगे बोलिए तो? 83.33 इंटू 5 बच्चे का है, इंटू 5 करेंगे, इंटू कितना आएगा? 5,000 लेस एग्जाम्शन। बताइए एग्जाम्शन कितना पे मिलेगा? रूल्स क्या हम लोग का? रुपीज, देखो यहाँ पे रूल्स क्या बाबू? ₹100, ठीक है, और एक्चुअल अमाउंट। ये दोनों में लोअर कौन सा है? दोनों में लोअर ऑफ अबव कौन है? लोअर ऑफ अबव कौन है? जब भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आएगा, आप ऑलवेज ₹100 मत बोल दीजिएगा, बोलिएगा सर ₹100 और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर। देखो यहाँ पे हमको मैक्सिमम लिमिट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा ₹100 मिलेगा। ₹100 तो ज्यादा नहीं मिलेगा। याद करो प्रीवियस क्लास में हम क्या बोले थे? 100 से ज्यादा होगा तो ₹100 लीजिएगा, 100 से कम होगा तो कम, 100 से ज्यादा 100 से कम। ये मैक्सिमम कितने बच्चों को मिलेगा? 2। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देगा बच्चा पढ़ता नहीं है, नहीं भी पढ़ता तब भी मिलेगा एग्जाम्शन। बच्चा स्कूल नहीं जाता है तब भी मिलेगा। अगर बच्चा होगा तो मिलेगा। 2 बच्चे से ज्यादा है तो नहीं, 2 बच्चा पे ज्यादा है, 2 बच्चा से, देखो 2 बच्चा से अगर ज्यादा है आपका तो मिलेगा कितना? 2 बच्चा पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे एग्जाम्शन? यहाँ 100 लिखेंगे या 83.33 लिखेंगे? हम आपको रीजन बताए थे, 100 और 83.33 में कंपेयर करना होगा, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 83.33। और यहाँ पे देखो बाबू क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? 5 है। और यहाँ पे हम लोग को 2 फिक्स होगा। ये सर 2 फिक्स कब होगा? अगर बच्चा 2 से ज्यादा है और 2 से कम है तो कम होगा, तो डिपेंड करता होगा ना 2 से कम कितना होगा? 1 होगा। तो अगर 2 से ज्यादा है तो यहाँ पे फिक्स कितना होगा? और 2 से कम है
1 होगा। अब नहीं है बच्चा, बच्चा ही नहीं है, अगर बच्चा ही नहीं है तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस नहीं मिलेगा, अगर है स्कूल नहीं जाता तब भी मिलेगा। चलो इनटू क्या करेंगे हम लोग, इनटू 12 करेंगे, कितना आएगा अमाउंट, 2000 आएगा। अच्छा इस अमाउंट से इस अमाउंट माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 3000 को क्या बोलेंगे, टैक्सेबल CEA। CEA का फुल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। ठीक है, अगर आपको हम बोल देंगे ना स्कूल एंड हॉस्टल का तो 400 रुपया हो जाएगा। सर 400 कैसे आएगा, 100 स्कूल का, 300 हॉस्टल का। अगर आपको साथ में सेंटेंस लिखेगा तो साथ का एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सर आप तो बताए नहीं थे, हम बाबू बताए थे आपको अलग अलग करके बताए थे। अगर एक साथ लिखा रहेगा तो एग्जाम्पशन कितना होगा, 400। ऐसे आपको क्वेश्चन में अलग अलग ही दिया रहेगा। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, सर 2 बच्चा पे मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट 100 मिलेगा। बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है, मान लो हॉस्टल में रहता है, तो ये सेम चीज होगा, बस 100 की जगह एग्जाम्पशन कितना बढ़ जाएगा, 300 पड़ जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट स्कूल के केस में और हॉस्टल के केस में दोनों में सेम है कि नहीं। मैक्सिमम लिमिट कितना है, मैक्सिमम लिमिट कितने बच्चे पे, 2, मतलब हॉस्टल में केस में भी 2, स्कूल के केस में भी 2। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे। अच्छा अभी तक हम लोग का कितना अलाउंसेस हो चुका है, सबसे पहले DA पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, हाउस रेंट अलाउंसेस पढ़े थे, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पढ़ाए थे और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में 2 अलाउंसेस पढ़ाए ना, अगर हॉस्टल में रहेगा तो क्या होगा और अगर स्कूल में पढ़ेगा तो क्या होगा। अभी ये जो सम्स है इसमें किसी को डाउट है, डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस कितना है, ₹900 फॉर 2 चिल्ड्रेन। ये 900 पर मंथ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखे बाबू, हॉस्टल अलाउंसेस ₹900 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन। तो आपको बताइए टैक्सेबल हॉस्टल अलाउंसेस कितना आएगा, टैक्सेबल कितना आएगा, अभी आपको हॉस्टल अलाउंसेस का रूल्स बताए थे। कितना है बाबू, 3600 आ रहा है। पहला ऑप्शन लिए 3600, दूसरा बोली किसी का है, हॉस्टल अलाउंसेस में दूसरा बोली किसी का है, अब वो आप लोग का किसी का नहीं आया। नासिक का नहीं आया क्या, हाँ देखो, अच्छा नहीं समझ में आ रहा, बोर्ड में देखो, कोई बात नहीं, हो चुका। अच्छा अगर हो गया तो और अच्छा बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बोर्ड में देखो हम समझा देते हैं। लिखा हुआ हॉस्टल अलाउंसेस, अमाउंट पे ध्यान दो, लिखा हुआ 900, ये पर मंथ है या पर एनम है, पर मंथ है, हमको पर मंथ ही चाहिए, ठीक है। ये फॉर टू का मतलब 2 बच्चे के लिए है, तो एक बच्चे के लिए कितना होगा, 450। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हॉस्टल HA का मतलब हॉस्टल अलाउंसेस, कितना लिखेंगे, 450 इंटू 2 इंटू 12। अब बोलोगे ये सर 450 कैसे लाएं, यहाँ पे देखो 900 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 2 क्यों लाए, 3 से क्यों ने डिवाइड किया, सर कितना बच्चा है, कितना बच्चा है, टोटल कितना चिल्ड्रेन है, 2 है। अगर 3 होता 3 से डिवाइड करते, 4 होता 4 से डिवाइड करते। अगर एक बच्चा का टोटल बता ही देता तो हम डिवाइड क्यों करते हैं, हमको तो यहाँ पे क्या चाहिए, पर मंथ पर चाइल्ड, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया,
10,800 माइनस करेंगे एग्जाम्शन। एग्जाम्शन कितना माइनस करेंगे? 300। अच्छा, रूल्स क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर। मेरे साथ रूल्स बोलिए। एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 450 इन केस ऑफ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम लिमिट कितना है? 300। दोनों में से छोटा कौन सा है? 300। तो 300 इंटू कितना मिलेगा? ये तो दो फिक्स ही होगा, ठीक है। इंटू कितना करेंगे? 12 करेंगे। कितना आया? 7,600। हम 200 लिखे थे, कोई बोला 600। माइनस करो 3,000। अगर हम आपसे पूछेंगे एग्जेम्प्टेड बताइए कितना आएगा, तो किस में टिक मारिएगा? एग्जेम्पशन क्या है? आप बोलिएगा टैक्सेबल आएगा तो क्या आएगा? 3,600। यहां तक कॉपी करो, जिसका हो चुका अच्छा बात है, कॉपी करो, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट अलाउंसेस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। अभी तक कितना अलाउंसेस हो चुका है एक बार हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले सर हम लोग पढ़े थे डीए, डियरनेस अलाउंसेस, जो फुल्ली टैक्सेबल होगा। 2 नंबर में क्या पढ़े थे? एचआरए, हाउस अलाउंसेस, ठीक है ना, उसका पूरा प्रोविजन पढ़े हैं। तीसरा नंबर में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस में, फोर्थ वन में, अच्छा फोर्थ वन में 2 कैटेगरी है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एंड हॉस्टल। 5 में क्या पढ़ेंगे आज? अच्छा, इसका नाम है कैट, लिखिएगा कैट, कैटहुड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैटहुड पढ़ेंगे। सर ये कैटहुड क्या है? बाबू कैटहुड ऐसा बोल के कोई इनकम टैक्स में नहीं, ये मेरा निकाला हुआ है कैटहुड। हम ये सबका इनिशियल लेके आपको याद करने के लिए होगा। ऐसे एक अलाउंसेस नहीं पढ़ ले, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल हम आपको एक में 6 पढ़ा रहे। इसमें अभी तक इंडिविजुअली एक एक पढ़ाते थे। तो अब कैटहुड, जब भी कैटहुड याद रखेंगे तो हमको कितना अलाउंसेस याद हो जाएगा? टोटल 6 अलाउंसेस याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबको कैटहुड तो याद हो जाएगा ना, कैटहुड बोलना। अब ये कैटहुड का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलो, CATHUD, टी से क्या होगा बाबू? देखो सी से क्या होगा, बोलो सब लोग जोर से बोलना। ए का मतलब, टी का मतलब, एच का मतलब, यू का मतलब, डी का मतलब डेली अलाउंसेस, ठीक है। यूनिफॉर्म, इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे अभी बता रहे आपको। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मान लो हेल्पर देता है, हेल्पर अलाउंसेस। अच्छा, हेल्पर अलाउंसेस किसको मिलता है हम लोग बात करते हैं पहले। अच्छा, यूनिफॉर्म का बात कर लेते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म और ड्रेस में क्या अंतर है? दोनों सेम है? रेज योर हैंड अगर आपको आंसर पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड ड्रेस? अगर हम बोलेंगे ड्रेस अलाउंसेस और यूनिफॉर्म अलाउंसेस, बोलो। देखो, यूनिफॉर्म और ड्रेस में थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर यूनिफॉर्म लिखा रहेगा, आप लोग ड्रेस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूनिफॉर्म क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना, तो देखो ये सारा अलाउंस जो कैटहुड हम लोग पढ़े ना, इसमें क्या होगा, जो भी अमाउंट दिया है ना वो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट, अमाउंट नील कर देंगे हम लोग,
फुल, ये सारा क्या है, ये CATHUD, ये सारा क्या है बोलो तो, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अच्छा फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अच्छा टैक्सेबल कब होगा, ये टैक्सेबल भी हो सकता है, एग्जेम्पशन भी हो सकता है। तुमको एक एग्जांपल के तौर से समझा रहे हैं। मान लो हेल्पर अलाउंसेस है, कंपनी में हेल्पर अलाउंसेस मिला। कंपनी में हेल्पर किसको मिलेगा, मान लो कोई बहुत बड़े पोजीशन में, बहुत बड़े डिजिग्नेशन में काम कर रहा है, ठीक है ना, उसको कंपनी एक हेल्पर असिस्टेंस अलाउंसेस देता है, तो हेल्पर अलाउंसेस मिला। या मान लो हम एक कंपनी में काम करते हैं, हमको हेल्पर अलाउंसेस मिला। हेल्पर अलाउंसेस मिला, देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हेल्पर अलाउंसेस मिला, ध्यान दीजिए हमको कितना मिला हेल्पर अलाउंसेस। मान लो हेल्पर अलाउंसेस मिला हमको, हेल्पर अलाउंसेस मिला ₹1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। हम कितना खर्च किए, हमको हेल्पर अलाउंसेस मिला कंपनी से, हमको कौन दिया होगा, मेरा एम्प्लॉयर दिया होगा। कितना दे रहा है, 1000 रुपीज़ पर मंथ। हम हेल्पर अलाउंसेस मतलब हम कोई हेल्पर रखे हैं, हम हेल्पर को कितना दे रहे पैसा, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, हम हेल्पर पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो माना जाएगा जितना मिल रहा उतना खर्च है, तो टैक्सेबल कितना होगा, नील हो जाएगा। टैक्सेबल क्या हो जाएगा, हम क्या लिखा है ऊपर में, ये फुल्ली क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अभी एग्जेम्प्टेड है, ये नॉर्मली केस में फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। अब हम क्वेश्चन में बोलेंगे ना, इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। देखो हेल्पर अलाउंसेस, हम जरूरी नहीं यहाँ पे हेल्पर ले, हम कुछ भी ले लेंगे, सबका 3 ही सिचुएशन बनेगा। अगर हम हेल्पर की जगह यूनिफॉर्म ले लेंगे तब भी 3 सिचुएशन, यूनिफॉर्म की जगह डेली अलाउंसेस ले लेंगे तब भी 3 सिचुएशन। पहला ये समझ में आया। अब हम तुमको बोलेंगे इसको बताओ, सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा सर, HA लिख देंगे। HA का मतलब हेल्पर अलाउंसेस कितना मिला हमको, 1000 रुपीज पर मंथ। तो एक साल में कितना महीना होता है सर, 12। अमाउंट कितना आ चुका, 12,000 लिखेंगे, लेस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कितना मिला, 1000 × 12 कितना आ चुका, तो बाहर कितना जाएगा, तो जो टैक्सेबल होगा वो अमाउंट कितना होगा, नील हो जाएगा। टैक्सेबल कितना होगा और एग्जेम्पशन कितना हो गया, पूरा ही अमाउंट एग्जेम्पशन मिल चुका है। ये एक तरीके से सवाल देगा। अब मान लो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में हम यही क्वेश्चन फिर से लिखते हैं, HA मिला, कितना मिला, ₹1000 पर मंथ। बाबू ध्यान दीजिए, 1000 पर मंथ मिला। अब यहाँ पे एक्सपेंस बता देगा आपको, आपका एक्सपेंस कितना हुआ। अच्छा क्वेश्चन में एक्सपेंस नहीं बताया था, तो हम लोग क्या माने थे, जितना दिया है सारा एक्सपेंस है। अब मान लो यहाँ पे बोल दिया एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ₹1200 पर मंथ। हमको जितना पैसा मिला उससे ज्यादा मेरा खर्च है। हमको मेरा एम्प्लॉयर बोला ना कि आप अपने लिए ना एक छोटा सा कोई भी हेल्पर रख लीजिए जो आपके डे टू डे लाइफ में ना आपको हेल्प करेगा, तो हम उसके लिए 1000 रुपया आपको दे रहे हैं पर मंथ। तो 1000 रुपया पर मंथ में कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है, हमको मार्केट से मिल रहा 1200 रुपया पर मंथ में। तो अब हमको टैक्स थोड़ी ना लगेगा, हमको मिला है 1000 और खर्च कितना हो रहा है 1200। ये तो टैक्स में हम क्या बोले थे, अमाउंट पॉजिटिव आ सकता है या जीरो आ सकता है, नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अगर हम ऊपर वाले अमाउंट को 1000 × 12 करेंगे 12000 आएगा। अब 1200 × 12 करेंगे 14400 आएगा। 12000 से 14400 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। फिर से मेरा सवाल, टैक्स में फिगर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आने से हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। अभी भी फुल्ली क्या होगा बोलो तो, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, क्योंकि हमको मिला है 1000 और मेरे पॉकेट से खर्च कितना हो रहा है, तो मेरा बेनिफिट कहाँ हो रहा है, जो हमको टैक्स देना होगा। मेरा एम्प्लॉयर बोला 1000 रुपया पर मंथ पकड़ो, और हम कितना दे रहे हैं, अपने पॉकेट से कितना दे रहे हैं, 200 रुपया। मतलब 1000 वो दिया, 200 तो मेरे पॉकेट से जा रहा है, तो इस पर टैक्स क्यों देंगे हम लोग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाबू, सॉल्यूशन कैसे होगा। HA का मतलब हेल्पर अलाउंसेस, 1000 × क्या होगा 12, कितना आ चुका है 12000, लेस करेंगे एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कितना होगा सर 1200 × 12। अच्छा 1200 × 12 कितना आ जाएगा 14400, बाहर कितना जाएगा नील।
फिर क्योंकि अगर 12,000 से 14,400 माइनस करिएगा वो फिगर निगेटिव में जाएगा। हम अभी भी बताए थे टैक्स में फिगर कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। अच्छा, हम बार बार यहाँ पे हेल्पर ले रहे हैं, हेल्पर ले रहे हैं मतलब हेल्पर को हम लोग किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कन्वेंस भी ले सकते हैं, एकेडमिक भी ले सकते हैं, ट्रेवलिंग भी ले सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं, यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं। कुछ भी लेंगे सब में एक ही रूल्स अप्लाई होगा। ठीक है, हम आपको एक बता दे रहे, सब में खाली नाम ही तो चेंज करेगा। मान लो हेल्पर की जगह आपको दे दिया यूनिफॉर्म दे दिया, सेम रूल्स यूनिफॉर्म में भी अप्लाई होगा। समझ पाए हो हम क्या बोले? अब हेल्पर को हम किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है। अब हेल्पर को किसी से भी रिप्लेस कर दो, मतलब ये 6 ऑप्शन से सारा का ट्रीटमेंट एक ही होगा। ये 2 केस में हम आपको करके बताएं, 1 केस 2 केस। तीसरा केस, मान लो हमको मिला 1000 और मेरा खर्च कितना हुआ 800, अब टैक्सेबल होगा। अब कितना टैक्सेबल होगा? 200 रुपया टैक्सेबल होगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। चलो अब HA कितना मिला है, हेल्पर अलाउंसेस कितना मिला है? ₹1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ मिला है। ठीक है, और यहाँ एक्सपेंस इनकट कितना हुआ है? ₹800 पर मंथ। अब यहाँ पे सिचुएशन अराइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो? यहाँ पे क्या, वहां बैठ जाओगे ना, आराम से दिखेगा, कोई बात नहीं, तकलीफ नहीं करना है। ये ले लो, मोबाइल हटा दो, किसका है वो वाला? नासिर भाई मोबाइल हटा दीजिए, वायर देख के जाना। हाँ हाँ देख के जाना, उसको टाल लो, आराम से बैठो, पीछे कर लो, हाँ पीछे कर लो, हाँ हाँ बैठ जाओ वहाँ पे, आराम से दिखेगा यहाँ पे। अभी तो कोई मसला नहीं। ये हमको पास कर दो, हमको पास कर दो, हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब HA कितना मिला? HA का मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस मत बोलिएगा, हेल्पर है, यहाँ हेल्पर पढ़ा रहे। 1000 रुपीज पर मंथ। एक्सपेंस कितना हुआ? 800 रुपया। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा? चलो HA कितना करेंगे? सेम वही आएगा 12,000, और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एक्सपेंस इनकट करो, एक्सपेंस कितना हुआ हम लोग का? 800 हुआ। तो 800 पर मंथ है ना, 800 इंटू 12 कर दो, कितना आएगा? 9,000। बाहर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 2400। ये 2400 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा। 2400 क्या होगा बोलो तो ये 3 सिचुएशन से सवाल बन सकता है। मतलब आपको सवाल किस तरीके से बन सकता है वो सारा चीज हम बता दिए। अब अगर हम यूनिफॉर्म का बोलेंगे, अच्छा यहां तक तीनों सिचुएशन में किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा एक सवाल हम और पूछ रहे हैं। अच्छा एक सवाल हम बता रहे बाबू, यहां पे देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर ना, मान लो अभी हम यूनिफॉर्म ले लेते हैं, यूनिफॉर्म हमको मिला, अलाउंसेस मिला, एक्सपेंस नहीं बताया कितना हुआ है, यूनिफॉर्म पे मेरा कितना खर्च हो रहा है वो बताया नहीं, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? जितना मिला उतना पूरा खर्च है। अच्छा नॉर्मल इंसान का, ये तो हम लोग को इंडियन इनकम टैक्स पढ़ ले, हम लोग तो इंडियन इनकम टैक्स पढ़ लेना। इंडियन का क्या टेंडेंसी होता है? वी आर ऑल इंडियन। हम लोग का इंडियन का क्या टेंडेंसी होता है बोलो तो? जितना पैसा मिला बोल दो सब खर्च हुआ है। ये वाला सिचुएशन कभी होगा? बहुत रेयर है, मतलब बहुत ईमानदार इंसान होगा। ऊपर वाला हो जाएगा। कितना पैसा मिला? कितना पैसा मिला हमको? मान लो 1000 रुपया, हम बोलेंगे 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया, ज़्यादा बोल सकते हैं। अगर हमको मालूम है अगर हम कम बोलेंगे तो हमको टैक्स देना होगा ना, वो चीज़ अमाउंट हो जाएगा। ये तो हमको इतना तो सबका दिमाग होता है। हम लोग नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं? सब यही फॉलो करेगा। मिला कितना? इतना। भाई मेरा खर्च ज़्यादा हुआ है, तब तो टैक्स का कोई सवाल ही नहीं है। और हम बोलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तब तो हम बोलेंगे मेरा खर्च ज़्यादा है। लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन में बोलेगा वही करना है हम लोग को। ये 3 सिचुएशन अराइज हो सकता है। हम तो आपको ऐसे इन जनरल बताएं। नॉर्मली लोगों का टेंडेंसी क्या होता है? अपना पैसा बचाना या गंवाना। हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही होता है ना, हम लोग का पैसा बचे। आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा 1000 रुपया पर मंथ, आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा 1000 रुपया पर मंथ, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पॉकेट से कितना पैसा खर्च हुआ है? जितना आप दिए उससे ज़्यादा खर्च हुआ है, या जितना आप दिए वो खर्च हुआ है?
जितना आप दियो, आप मतलब एम्प्लॉयर, जितना आप एम्प्लॉयर दियो पूरा खर्च हो चुका है, तब भी टैक्स नहीं देना होगा। और जितना आप दियो प्लस हम भी कुछ मिला के मतलब हमको देना पड़ा हेल्पर को, तब भी खर्च ज़्यादा हो चुका है, जितना मिला तब भी क्या हो जाएगा, दोनों से केस में नील हो जाएगा, सिर्फ एक केस में जाएगा। तो कैटहुड में कोई चीज़ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो अभी अगर हम बोलेंगे टोटल अलाउंसेस क्या हो चुका है, ये सारा चीज़ सेम रूल्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अभी हम पूछे अपना हाथ उठाना, इसी से पूछेंगे, बोर्ड में लिखा भी हुआ है, देख के बोल भी सकते हो, देखेंगे कितना समझ में आया, ठीक है। आरिफा समझ में आया, ठीक है। आफरीन हो ना, कंफ्यूज हो गए आफरीन बोलो, ड्रेस अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस 5,000 रुपया मिला, ये टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है, क्या है? तो ड्रेस नहीं है, तो ड्रेस क्या होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ ड्रेस तो आता नहीं है, यहाँ ड्रेस आता नहीं है बाबू। डेली अलाउंसेस मिला 500 रुपीज, 500 रुपीज आपको मिल रहा है डेली अलाउंसेस, पर मंथ मिल रहा है, तो ये क्या होगा, हम ये 500 रुपया पर मंथ तो बोले, कितना खर्च हुआ ये तो बोले नहीं। इसका मतलब जितना मिला उतना खर्च हुआ, जितना मिला उतना खर्च हुआ। और नहीं भी मिला, 500 रुपया मिला, 100 रुपया खर्च हुआ, 400 रुपया बचा है, बोलेंगे कितना खर्च हुआ। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे चलते हैं। ट्रेवलिंग अलाउंसेस 2000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, 4000 रुपया खर्च हुआ है, बोलो बोलो सर, मिला तो 2000, खर्च कितना हो रहा है, मेरा उम्मीद से ज्यादा खर्च हो जा रहा है, तो फिगर तो निगेटिव में आ जाएगा ना, ये वाला केस बन रहा है। क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड लिखेंगे, अमाउंट बाहर कितना चला जाएगा, नील चला जाएगा। तो यहां तक हम लोग को समझ में आया। नेक्स्ट अलाउंसेस, अभी तक का कितना अलाउंसेस हो चुका है हम लोग का, 5 हुआ है, इसमें कितना है, 2 4 6 है, ये सब अलग अलग है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हेडिंग डालना। अभी क्या पढ़ेंगे बाबू, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अच्छा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में हम लोग के पास ना 2 कैटेगरी है, एक हम लोग के जैसा इंसान सही सलामत, एक बात समझ रहे हो, हाथ हैंडीकैप हुआ है या हाथ पाँव में बाई बर्थ है, या फिर कोई भी फिजिकल चैलेंज, फिजिकली चैलेंज, समझ रहे हो ना बाबू, बोर्ड में देखो, बात मत करो। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसको मिलेगा, यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। 2 तरीके के लोग का मतलब होता है कौन, एक हम लोग की तरह सही सलामत, यहाँ पे कोई डिफेक्टिव तो नहीं है ना, सब सही है, हम लोग पैर से आ रहे चल रहे, ठीक है ना। और एक होते हैं ना हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, हैंडीकैप का मतलब सर कोई डिफेक्ट है, जैसे चलने में, या फिर या आँख एक नहीं है, या फिर हाथ नहीं है, या फिर पाँव नहीं है, या बॉडी में कोई भी डिफेक्टिव है, मतलब ऐसे हैंडीकैप बोलने से नहीं होगा ना, गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करता है। अब हैंडीकैप कितने % हो, फिजिकल चैलेंज कितने हो, चलो एक नॉर्मल रहेगा, एक हैंडीकैप्ड रहेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ना नॉर्मल पे कुछ नहीं होगा, नॉर्मल इंसान को फुल्ली टैक्सेबल। अगर हम लोग को हैंडीकैप्ड को मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, उसके लिए क्या है, कंडीशन अप्लाई है। कंडीशन क्या है, 3200 पर मंथ और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर। बोलिए बाबू, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसको मिलेगा, एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, सिर्फ हैंडीकैप्ड को। सर कितना मिलेगा, 3200 रुपया पर मंथ, 3200 पर मंथ और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, हैंडीकैप्ड होगा,
देखो दो तरह का इंसान बनाए हैं, याद रखने के लिए। दोनों में नॉर्मल कौन सा दिख रहा है? जो नॉर्मल है सर वो नॉर्मल दिख रहा है। हैंडीकैप्ड जरूरी नहीं, इसका एक आंख भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? हैंडीकैप सिर्फ पैर से नहीं है, इसका एक हाथ भी नहीं हो सकता है। समझे? इसमें कोई भी डिफेक्ट होगा इसको क्या बोला जाएगा? हैंडीकैप। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नॉर्मल में फुल्ली क्या होगा बाबू? टैक्सेबल होगा। तो मान लो इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है ₹1000 10,000 पर मंथ, ठीक है? क्या मिल रहा है? टीए मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? बोलिए बाबू, सॉल्यूशन क्या होगा? टीए मिला 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ये फुल्ली क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका दो केस है, ₹3,200 पर मंथ, ये लिमिट है। अब बी में है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, विच एवर इज लोअर, दोनों में से छोटा कौन सा रहेगा? तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हम लोग पढ़ लिए बाबू। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में क्या पढ़े सर? दो तरह का कैटेगरी है यहाँ पे, नॉर्मल है और हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप का मतलब जो फिजिकल चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, उसमें कोई डिफेक्ट है। तो मिलता है कितना बाबू? 3,200 पर मंथ, 3200 रुपया पर मंथ, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ₹2800 पर मंथ, बताइए कितना आएगा? अब यहाँ पे पूछना होगा सर ये कौन है, ये नॉर्मल है या हैंडीकैप्ड है? अगर ये नॉर्मल होगा तो 2800 इंटू 12 फुल्ली क्या हो जाएगा हम लोग का? टैक्सेबल। अगर ये हैंडीकैप्ड होगा तो 28, अब हम लोग को फिर क्या करना होगा ना, अच्छा अगर ये नॉर्मल होगा तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं है, पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। हैंडीकैप्ड होगा तो क्या लिखेंगे? चलो सबसे पहले लिखेंगे कितना मिलेगा हम लोग को? टीए मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना मिल रहा है? 2800 इंटू 12 करो, कितना आया? 33,600। ठीक है, अभी एग्जेम्पशन आएगा। अब लिखेंगे ए में, फिर लिखेंगे टीए, कितना लिखेंगे बाबू? 33,600। अब बी में क्या लिखेंगे? रुपीस, लिमिट कितना है बोलो तो? 3,200 इंटू 12 कितना आया? 3,200 इंटू 12 कितना आया? 38,000। तुम लोग बोलो ये ए और बी में छोटा कौन सा है? ए बाहर चला जाएगा, 33,600। इस अमाउंट से इस अमाउंट माइनस कर दो तो अमाउंट कितना आएगा? नील। तो ऐसे सोच लेना है, 3200 से कम होगा तो पूरा क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। 3200 से ज़्यादा होगा तभी तो हम लोग का अमाउंट निकलेगा माइनस करके। कैसे निकलेगा बोलो? वहाँ पे क्या था? 3200 रुपये और एक्चुअल अमाउंट दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से छोटा कौन सा है? आप तुम देखो छोटा कौन सा है? सर बोलोगे सर छोटा यही है, 2800 है, इसीलिए तो बाहर चला गया ना, यही अमाउंट तो बाहर चला गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप करके दिखाना हम लोग को। टीए मिला है 4,000 रुपया पर मंथ। ये सर आप बताएं नहीं नॉर्मल है या हैंडीकैप्ड है? बाबू नॉर्मल में तो कुछ करना नहीं होता है, हम यहाँ कुछ नहीं बोले, ये सारा केस हम हैंडीकैप्ड का बता रहे हैं। ठीक है, बोलो कितना आएगा?
बाबू 9600 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 9600। बोली गलत है। $38,400 सब लोग का आया। 38,400 एग्जेम्पशन आया। टैक्सेबल कितना आएगा? 9,600। देखो हम बोर्ड में करके दिखा रहे हैं। देखो बोर्ड में देखो, टीए कितना है बाबू? 4,000 इंटू 12 कितना आएगा? 48,000। आपको कंपेयर करना होगा। टीए लिखेंगे, कितना लिखेंगे? अभी में कितना लिखेंगे? 3200 इंटू 12 कितना हुआ? दोनों में से छोटा कौन सा है? माइनस कर दो, इस अमाउंट से इस अमाउंट माइनस कर दो। 9,000। यही तो टैक्सेबल आया। हम लोग सैलरी निकालने में टैक्सेबल ही तो लेना है। तो आंसर कितना होगा? टैक्सेबल कितना होगा? 9,600। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी हम लोग कर लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी हम लोग कर लिए। ठीक है, एक है ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस जो मिलता है 10,000 रुपया पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंसेस विच एवर इज लोअर। आगे चले। अच्छा, पहले ना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पहले बता दे रहे। पहले ट्रांसपोर्ट बुक में अगर होगा ना, तो जिसके पास अगर कोई का पास पुराना बुक होगा तो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन होता है वो हर ईयर चेंज होता है। तो हम बता दे रहे बुक में क्या लिखा होगा। अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो पहले 800 रुपया एग्जम्पशन मिलता था। ये बहुत पहले का बात है, 800 मिलता था। फिर 800 को हटा के 1600 किया गया, फिर 1600 को हटा के हटाई दिया गया। तो आपके अगर बुक होगा तो हम जो बता रहे हैं, अगर कोई पुराना बुक में देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो वो रूल्स चेंज होता रहता है। अभी जो मौजूदा वक्त में जो रूल्स चल रहा है वही पढ़ा रहे हैं आपको। पहले क्या था? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना था? 800 रुपया एग्जम्पशन मिलता था। किसको सर? नॉर्मल इंसान को 800 रुपया एग्जम्पशन मिलता था। फिर ये 800 को बढ़ा के कितना किया गया? 1600 एग्जम्पशन मिलने लगा। फिर 1600 को हटाई दिया गया। बोला भैया अगर कोई हैंडीकैप्ड रहेगा उसको 3200 दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, हम तुमको दोनों रूल्स बता दिए। तो जो हम बता रहे हैं उसी को अभी करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट अलाउंसेस हम लोग पढ़ेंगे। ये बोला था ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस बोला जाता है। ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस होता है, ये होता है 10,000 रुपया पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंसेस विच एवर इज लोअर। ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस कितना है? 10,000 रुपया पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंसेस विच एवर इज लोअर। 10,000 रुपया पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंसेस विच एवर इज लोअर। दस 70% ऑफ द अलाउंसेस। डेटा बहुत कम है ये वाला, इसीलिए हम खाली आपको लिखा दिए। ठीक है, वो एग्जाम में बहुत कम आता है, इतना प्रोविजन पता रहे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 70%? अच्छा आप कैलकुलेट करो ना, ऐसे ही हम बोल रहे ओरली बोल रहे। आपको मिला है 15,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है। बोलो कितना आएगा? कैलकुलेट करो, आंसर कितना आएगा? 15,000 रुपया पर मंथ। 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1,80,000। अब तुमको रूल्स क्या बोला है? 10,000 रुपया पर मंथ, 1,20,000 और 70% ऑफ द अलाउंसेस। तो तुम्हारा 1,30,000 1,80,000 आया था ना। 1,80,000 का 70% निकालो। दोनों में से छोटा कौन सा है? 1,20,000। 1,20,000 ना, तो 1,20,000 को बाहर कर देंगे, ऊपर वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे। आंसर क्या आएगा? टैक्सेबल कितना आएगा? 60,000। देखो हम क्या बोले आपको करके दिखाते हैं। रूल्स क्या है? 70% ऑफ द अलाउंसेस 10,000 रुपया महीना विच एवर इज लोअर। तो आपको मिला कितना? अलाउंसेस मिला कितना? ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस मिला कितना? 18,000 है ना।
15,000 इंटू 12 कर दो, कितना आया? 1,80,000। अब दो कैटेगरी है, ए में कितना आएगा बोलो? ए में कितना आएगा? ए में कितना आएगा सर? 10,000 रुपया पर मंथ। अब बी में कितना आएगा? 70% ऑफ अलाउंसेस। सी में क्या आएगा? विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। तो बताइए ए और बी में लोअर कौन सा है? ए लोअर है। सर कैसे लोअर है? यहाँ पे देखो ए में निकालेंगे, अगर 10,000 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 1,20,000 करेंगे, ठीक है। 70% ऑफ द अलाउंसेस, अलाउंसेस कितना? 1,80,000। अब 1,80,000 का कितना निकालोगे? 70%, कितना आएगा? 1,26,000। आप लोग डिसाइड करो, ये छोटा है ये छोटा है? 1,20,000। 1,20,000 चला जाएगा बाहर, इस अमाउंट से इस अमाउंट माइनस कर दो तो कितना आएगा? 60,000, ठीक है। हेडिंग डालना मेडिकल अलाउंसेस। हेडिंग क्या लिखिएगा बाबू? मेडिकल अलाउंसेस। हेडिंग लिखिएगा मेडिकल अलाउंसेस। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करें बोलो, डेली तो क्लास है नहीं, 20 से छोड़ भी नहीं सकते, हम भी रोजा है बाबू ऐसे। हेडिंग डालिएगा बाबू मेडिकल अलाउंसेस। अब मेडिकल अलाउंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा डिटेल में, जो कम इंपॉर्टेंट है देखो हम जल्दी चले जा रहे हैं। देखो HRA बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, ऐसे अलाउंसेस बहुत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हेडिंग क्या डाले बाबू? मेडिकल अलाउंसेस। अच्छा, आप मेडिकल अलाउंसेस से समझते क्या हो? मेडिकल अलाउंसेस से समझते क्या हो? मेडिकल अलाउंसेस नंबर बोलिए तो कितना है? ये 8 नंबर है। चलिए, मेडिकल अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? चलो बोर्ड में देखो बाबू, मेडिकल अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? सर मेडिकल अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? देखो ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। ये कौन है? एम्प्लॉयर। ये कौन है? एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 15 बोलता है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 बोलता है, सेक्शन 15। कोई भी इनकम अगर एम्प्लॉय को मिलता है वो सैलरी में टैक्सेबल कब होगा? अगर दोनों के बीच में, इन लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। अगर इन लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी देगा ना वो एम्प्लॉय के लिए सैलरी में टैक्सेबल होगा। ये हम लोग सेक्शन 15 में पढ़े थे। अभी हम लोग का टॉपिक है मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस मतलब ये चाहता है ना, ये क्या चाहता है? ये बहुत दिमाग है इसका, तभी तो ये भाई ये बिजनेस का ओनर है ना। दिमाग नहीं होता बिजनेस का मालिक बन जाता। ये कौन है भाई? बिजनेस का मालिक है। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? मालिक है। ये जो मालिक है, जो बॉस है, वो अपनी एम्प्लॉय को ना मेडिकल अलाउंसेस दे रहा। क्यों दे रहा मेडिकल अलाउंसेस? अगर मेरा कंपनी है और आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, हम सबको मेडिकल अलाउंसेस दे रहे। समझ में आया? क्यों दे रहे मेडिकल अलाउंसेस? क्योंकि अगर आप लोग हेल्दी रहोगे, आपसे हम है ना, अगर आप लोग खुश तो हम खुश, ठीक है ना। अगर आप लोग खुश नहीं हो, समझ रहे हो, आपका तबीयत खराब हो जा रहा है या फिर तबीयत खराब हो जा रहा है ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आप काम नहीं करोगे तो कंपनी कैसे चलेगा? कंपनी कैसे चलेगा बताओ? कंपनी तो नहीं चल पाएगा। तो हम लोग को क्या, हम बीइंग अ एम्प्लॉयर, हम क्या सोचेंगे ना, मेरा एम्प्लॉय ऑलवेज खुश होना चाहिए, मेरा एम्प्लॉय ऑलवेज हेल्दी होना चाहिए। तो अगर आपका जो पैसा मिल रहा है ना, इसीलिए हम क्या देंगे? मेडिकल अलाउंसेस देंगे। अब मेडिकल अलाउंसेस भी दो तरह का होता है। मेडिकल अलाउंसेस अगर हम लोग दे रहे, वो क्या होगा? फुल्ली क्या होगा? टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। जैसे मेडिकल अलाउंसेस ये मिला। अब जो मेडिकल अलाउंसेस है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल।
ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। समझ में आया? फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब अलाउंसेस कितना मिलेगा? 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, हम अमाउंट का बात ही नहीं करें, कुछ भी अमाउंट मिलेगा वो किसके लिए टैक्सेबल होगा बोलो तो? एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। अब आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा? बोलेगा एम्प्लॉय को मिला अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से 1000 रुपया पर मंथ इन द नेम ऑफ मेडिकल अलाउंसेस, हाउएवर उसका एक्चुअल खर्च था ना 3000 रुपया। देखो बहुत साल पहले 15,000 रुपया एग्जेम्पशन मिलता था, ठीक है ना सर? आप बहुत साल पहले का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टैक्स में बहुत सारा चेंजेस आया है, तो पुराना रूल्स को अभी नहीं देखना, अभी जो नया रूल्स है हम वही बता रहे हैं आपको। तो जब भी मेडिकल अलाउंसेस के साथ कुछ अमाउंट बता देगा कि एम्प्लॉई का कितना खर्च हुआ है, वो कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। इट इज फुल्ली टैक्सेबल irrespective of the fact whether any amount, any expense incurred by the employee is given in the question or not. समझ में आया? if it is given in the question, what we have to do? We have to simply ignore the, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल की तौर से फिर हम समझाना चाहते हैं कि एम्प्लॉई को अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से ना मेडिकल अलाउंसेस मिला 5000 रुपया पर मंथ, तो बताइए साल का कितना हो चुका है? 60,000 रुपया हो चुका है। अब ब्रैकेट में लिख दिया है ना उसका खर्च कितना हुआ? 40,000 रुपया। कितना हुआ बाबू? तो हम लोग बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि 60,000 से 40,000 माइनस करके 20,000 रुपया क्या कर देते हैं? टैक्सेबल। ये सीयू चाहता है आप गलती करो। सिर्फ माइनस किस में करेंगे? कैटहुड में। माइनस किस में करेंगे? कैटहुड में। इसमें माइनस नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम हम क्या बोले आपको बता रहे हैं, एमए का मतलब कितना मिला है? 5000 रुपया पर मंथ मिला है। कितना आ चुका? 60,000 आ चुका। 5000 पर मंथ कितना आ चुका बाबू? 60,000 रुपया। ठीक है, आपको ब्रैकेट में लिख देगा एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। कितना लिख देगा बाबू आपको? कुछ भी अमाउंट, मान लो 40,000 लिख दिया। हम लोग क्या करेंगे ना, वो कैटहुड वाला कॉन्सेप्ट ला देंगे और इसको माइनस कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? गलत हो जाएगा। इसको तो इग्नोर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। हम लोग को लेना क्या है? एमए मिला, मतलब मेडिकल अलाउंसेस मिला। कितना मिला? 5000 रुपया पर मंथ मिला, तो इंटू 12 कर दिए, कितना हुआ? 60,000 रुपया हुआ। बस इससे कुछ माइनस नहीं होगा। यही सॉल्यूशन हो चुका है, यही सॉल्यूशन हो चुका। आपको गलती करवाने के लिए क्या दे दिया जाएगा? आपको एक्सपेंस नहीं लेना। याद करो, एक्सपेंस हम लोग किस में लेंगे? सिर्फ कैटहुड में लेंगे। कैटहुड का फुल फॉर्म सबको पता चला भी? ठीक है, तो सिर्फ हम लोग कैटहुड में ही माइनस करेंगे, कैटहुड के अलावा और माइनस नहीं करेंगे। तो मेडिकल अलाउंसेस हम लोग का समझ में आए बाबू? मेडिकल अलाउंसेस। अच्छा, मेडिकल अलाउंसेस में है, परक्यूजिट में भी है। तो अभी हम लोग मेडिकल का 2 पार्ट है। मान लो मेरा हॉस्पिटल है, आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, हम अपने ही हॉस्पिटल में आपका इलाज कर दे रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो अभी हम वो समझाएंगे, पहले इतना तक कॉपी कर लो। आगे बोलो, यहां तक हुआ सबका? चलो, अब ये तो पैसा दे दे रहा, अलाउंसेस का मतलब होता है पैसा दे देना। अब हम लोग बात करते हैं ना, ये जो एम्प्लॉयर है इसका ना बिजनेस है, 2-3 बिजनेस है। मान लेते हैं इसका हॉस्पिटल भी है। इसका क्या है बाबू? हॉस्पिटल भी है। इसका क्या है? हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल भी है। तो इसका तबीयत खराब होगा, ये कहाँ पे इलाज करवाएगा? ये अपने मालिक के हॉस्पिटल में चला जाएगा। अगर मेरा वर्कर मेरे हॉस्पिटल में इलाज करवाता है ना, वो क्या होगा बाबू? फुल्ली। तो हॉस्पिटल में हम लोग पढ़ लेते क्या क्या होगा बाबू? पहला नंबर एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, ब्रैकेट में लिख दे रहे कंट्रोल या मैनेज। कौन कर रहा है भाई? एम्प्लॉयर कर रहा है। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है और कंट्रोल एंड मैनेज एम्प्लॉयर ही कर रहा है, या एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, पूरा कंट्रोल एम्प्लॉयर का ही है, तब भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। 2 नंबर में क्या पढ़ ले? ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है,
ये पूरा एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, पूरा क्या है, ये भी एग्जेम्प्टेड है। ये इतना आपको समझा देते हैं। कैंसर हॉस्पिटल ही है बाबू, दोनों मर्ज मत करना। हम मेडिकल अलाउंसेस, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, आपको पैसा दे दिया, आप खुद जाके इलाज करवाओ, ठीक है, वो फुल्ली क्या हो जाता है बोलो तो, टैक्सेबल होता है। उसमें जो भी खर्च होगा उसको हम लोग देखते नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 4 केस में, 4 केस में उसका इंडिया में इलाज हो रहा है, इंडिया में इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में। पहला केस में हम लोग क्या माने, हॉस्पिटल किसका है, या कंट्रोल या मैनेज एम्प्लॉय कर रहा है, या सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल जानते हो बाबू, 2 सरकारी हॉस्पिटल का एग्जांपल बोलो तो, पीजी हो गया, चितरंजन हो गया। पैसा लगता है, जब पैसा नहीं लगता है तो एम्प्लॉयर से हम कैसे टैक्सेबल कर सकते हैं, वो तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तीसरा हो जाए जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होता है, जैसे कैंसर हो गया, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, नाम सुने बाबू, बहुत बड़ा फेमस हॉस्पिटल है टाटा कैंसर हॉस्पिटल, हम लोग यहाँ पे सॉल्ट लेक में है, ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो चुका है। प्राइवेट हॉस्पिटल फुल्ली टैक्सेबल होता है, इन लोग एग्जेम्पशन होता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तो 2 केस है। मान लो मेरा जो एम्प्लॉई है उसका तबीयत खराब हुआ, ठीक है, और हम ना उसका रीइंबर्समेंट कर रहे। रीइंबर्समेंट का मतलब होता है हॉस्पिटल का जितना भी बिल हुआ ना, हम पैसा दे रहे। अब सिचुएशन अराइज होता है, हम जितना बिल पे करेंगे उतना ही उसके लिए परक्यूजिट होगा। मेरा एम्प्लॉई है, इसका तबीयत खराब हुआ, ये बेलव्यू में गया, बेलव्यू जानते हो कितना महंगा हॉस्पिटल है, इसके घर के पास है, ये बेग बगान में रहता है, बेलव्यू चला गया, ठीक है। अब वहां पे 1 हफ्ता रहा ना, 5 लाख का बिल बन चुका है। कितना का बिल हो चुका है बाबू, 5 लाख का बिल हो चुका है। अब हम क्या करें, एम्प्लॉय भी मेरे लिए बहुत खास है, इसको हम ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते, तो हम बोलेंगे ना ये बिल जमा किया, बिल जमा करना पड़ता है ना भाई। हॉस्पिटल से आप रिलीज करिएगा, हॉस्पिटल वाला आपको रिलीज करेगा तो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा ना, कितना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है। आप फाइनली एक पे करिएगा, एक लमसम अमाउंट पे करिएगा, वो जो भी बिल पे कर रहे हैं आप ले जाके जमा करवाना होगा आपको कैश काउंटर में, बिलिंग डिपार्टमेंट में अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन फर्दर उसको ना प्रोसेस करेगा और फाइंड आउट करेगा कि कितना पैसा देना चाहिए। तो मेरा बात समझने का कोशिश करो, आप कोई भी XZ अमाउंट दिए हो, XYZ अमाउंट आप हॉस्पिटल में दिए हो, जितना पैसा आपको आपका एम्प्लॉयर देगा वही तो परक्यूजिट है। परक्यूजिट क्या होगा, परक्यूजिट का मतलब जितना आपको पैसा मिला, मान लो आपका तबीयत खराब हुआ, 5 लाख रुपया बिल हुआ, आपको पूरा 5 लाख रुपया मिल चुका है। किससे मिल चुका है, अपने एम्प्लॉयर से मिल चुका है, तो आपके लिए वो परक्यूजिट हुआ, ठीक है ना। किसका कॉस्ट, किसका बेनिफिट। अब दूसरा केस आ रहे हैं, 5 लाख का बिल हुआ था, आपको 4 लाख रुपया मिला, तो आपके लिए बेनिफिट कितना हुआ, 1 लाख बेनिफिट हुआ कि 4 लाख बेनिफिट हुआ, 4 लाख का बेनिफिट हुआ ना। बिल कितना का था, पैसा कितना मिला, बेनिफिट कितना हुआ। परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर का कॉस्ट, एम्प्लॉय का बेनिफिट। एम्प्लॉय का कॉस्ट, एम्प्लॉयर का कॉस्ट कितना हुआ, एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना हुआ, 1 लाख ना, 4 लाख हुआ। हम जो 1 लाख रुपया हम अपने पॉकेट से दिए वो मेरे लिए बेनिफिट थोड़ी हुआ। हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम 5 लाख रुपया दिए, मेरे पॉकेट से तो 5 लाख रुपया गया और हमको वापस 4 लाख रुपया मिल जा रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिट कितना हुआ, जितना मिला। 1 लाख रुपए तो हम दिए थे ना, तो अब बेनिफिट कितना हुआ बोलो मेरे लिए, 4 लाख। तो ये 2 केस हम बताएं, ये हम बताएं कि अभी एक सिचुएशन और है जब वो इंडिया के बाहर जाएगा इलाज कराने। अभी तो इंडिया में इलाज हो रहा, अब वो पैसा दे रहे, अभी वो इंडिया का बाहर भेजेंगे उसको इलाज करने के लिए, बहुत भयानक बीमारी होगा उसको इंडिया का बाहर भेज देंगे। अभी तो इंडिया तक पढ़े, अभी सब रूल्स मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए आपको हम इंडिया ही तक रहने देते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अगर हम आपको मेडिकल का नाम का अलाउंसेस का पैसा दे देते हैं तो वो क्या होता है,
फुल्ली टैक्सेबल। आपका मेरा आपका इलाज मेरे हॉस्पिटल में होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। समझ में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। कोई एक पर्टिकुलर डिजीज से ना जो हॉस्पिटल बनता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज के लेके क्या एक तो हॉस्पिटल बन जाता है। चलिए टाटा एक तो कैंसर हॉस्पिटल का एग्जांपल दिए थे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तो दो केस पड़े, जितना हम आपको रीइम्बर्स करेंगे, रीइम्बर्स का मतलब होता है हम एम्प्लॉयर है, हम अपनी एम्प्लॉय को जितना बिल का पैसा देंगे वही क्या होगा बोलो तो, वही टैक्सेबल होगा। यहां तक कितना रूल्स हम लोग पढ़े बाबू? टाइम कितना? ठीक, कितना पढ़े बाबू हम लोग? चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब आपको बोल देगा ना बाबू सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, बहुत सारा अलाउंसेस बोलेगा, वो सारा क्या है? फुल्ली टैक्सेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल में बोल देगा ना रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस, रिफ्रेशमेंट अलाउंसेस बोल दिया, या बोल दिया सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है ना। ये दो अलाउंसेस आपको नाम बताएं, ऐसे 1000 तरीके का अलाउंसेस हो सकता है, वो फुल्ली क्या हो जाएगा हम लोग का? टैक्सेबल हो जाएगा। जितना बताएं उसी में एग्जेम्पशन है, ऐसे बहुत कुछ रहेगा, ठीक है। एक एक नाम लिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हम आपको एक अलाउंसेस एक परक्यूजिट पढ़ाएंगे, आज से परक्यूजिट बता रहे हैं हम। आरएफए बताएंगे। आरएफए का फुल फॉर्म है रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या लिखे हैं? रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बोलो बाबू, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या टैक्सेबल है? लाइसेंस फीस टैक्सेबल है। क्या याद रहना है? लाइसेंस फीस याद रखना होगा। प्राइवेट एम्प्लॉय में दो तरह का एम्प्लॉय होगा, पहले सुन लो बाबू, लिखना मत, पहले सुन लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रिकॉर्डिंग तो है, आराम से आप लिखना, पहले सुन लो, मेरा बात आप सुन लो, ठीक है। यहाँ आप सुन लो, आरएफए का मतलब क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ये एचआरए का उल्टा होता है। एचआरए में क्या होता था? हम रेंट देते थे, यहाँ पे क्या देते थे? हम घर ही देते थे रहने के लिए। समझ में आया? याद करो, हाउस रेंट अलाउंसेस हम लोग क्या पढ़े थे? सर हाउस रेंट अलाउंसेस में हम लोग अलाउंसेस देते थे, लो बाबू अलाउंसेस लो, जाओ आप, तुम्हारा जो भाड़ा देते हो उसमें कुछ मदद मिल जाएगा। समझ में आया? आरएफए का मतलब क्या देते हैं हम लोग? घर ही दे दिए हम लोग को। समझ में? मेरा घर है, अब अपना वर्कर लोग को अपने घर में ही रख दिए, मतलब अपने साथ नहीं। समझ में? मेरा दूसरा घर होगा, या हम हाउसिंग ये अपार्टमेंट ही बना लिए जहाँ पे वर्कर लोग स्टे करेगा, ठीक है। सारा दिन काम करेगा, फिर काम करने के बाद क्या होगा? उसको आराम भी चाहिए ना। मान लो वर्कर का बहुत दूर है, कैनिंग वगैरह से आता है या बहुत दूर से आता है, आने जाने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कर है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे? उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन ही दे देंगे। तो ये किसका उल्टा है बाबू? हाउस रेंट अलाउंसेस। अब यहाँ पे क्या होगा? दो तरह का एम्प्लॉई होगा, एक सरकारी एम्प्लॉई होगा, उसका लाइसेंस फीस टैक्सेबल होगा। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए एग्जाम नहीं देगा भी नहीं, बहुत कम आने का चांसेस है। आने का चांसेस है प्राइवेट एम्प्लॉई। अगर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो अब घर देखो, अगर हम
आप लोग अपने ऐसे सोचो ना, हम ओनर हैं, आप लोग मेरे कंपनी में काम करते हो, हम आपको रहने के लिए घर दे रहे, तो सवाल यहाँ पे होता, हो सकता है घर का मालिक हम हो सकता है घर भी हम भाड़ा में लिए हों, यही दो सिचुएशन आएगा ना। आप लोग को, आप मेरे कंपनी के ना टॉप मैनेजिंग डायरेक्टर हो सब लोग, यू आर द डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी, ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, तो आप लोग को स्टे के लिए हम क्या देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब अकोमोडेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसका सवाल दो होता है ना, हो सकता है वो प्रॉपर्टी हम खुद ओन करते हो, वो प्रॉपर्टी का खुद मालिक हम हो, ठीक है, या हो सकता है हम उसको लीज में लिए हो, भाड़ा पे लिए हो। यहां तक दो सिचुएशन समझ में आया? क्या बोले बाबू, दो सिचुएशन क्या समझ में आया उमर? तो सामने आके बैठो। हाँ, घर या मेरा होगा या हम घर लीज पे लेंगे। हम किसको रख रहे घर पे? अपने वर्कर को रख रहे, ठीक है ना। तो दो सिचुएशन आएगा, बोलो पहला क्या आ रहा? या हम खुद या हम मेरा घर है और हम अपने घर पे आपको रखते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको लीज में ले रहे। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर, प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर। समझे? दो केस समझे? एक बार बोलो। पहला केस प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? मेरा उस घर का मालिक जिसमें आप रहते हो उसका मालिक कौन है? मालिक का मतलब ओनर हम है। और डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर, हम लीज में लिए हैं, मान लो हम लीज में ले लिए हैं। लीज का मतलब क्या होता है? रेंट में ले लिए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, प्रॉपर्टी does not owned by the, लिखो दो सिचुएशन लिखो, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, प्रॉपर्टी डज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। समझे? यहां तक लिख लेना तो बोलना आगे बताएं। आप लोग लिख रहे हो बेकार में, आराम से घर में जाके लिखना, यहां तो समझ लो ना, ठीक है। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अच्छा किस केस में, ये हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, किस केस में अगर हम ओनर है हमको भाड़ा देना होगा? सफा नहीं, सफा बोलेगी। हम घर का मालिक हैं और आप लोग को रखें अपने घर पे, किस सिचुएशन में, इसमें और इसमें, हमको किस में भाड़ा देना होगा? कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? आफरीन बोलो। प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर, मेरा घर है, हम आई ओन दिस प्रॉपर्टी, हमको किसको रेंट देना होगा? हमको रेंट देना होगा। अगर हम घर लीज में लिए हैं, आपको ठहरा रहे वहां पे, आप स्टे करते हो वहां पे, आप काम करते हो मेरे कंपनी में और मेरी जगह पे रहते हो, तो हम अगर उसको लीज में लिए तभी तो भाड़ा देना होगा। तो बोलिए प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर में हम किसी को भाड़ा देंगे, और प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर हम किसी को भाड़ा देंगे। किसको भाड़ा में देंगे बोलो? हम किसी को रेंट देंगे, ठीक है ना। किसको देंगे? जिससे घर लिए हैं, जो हो सकता है जो वो घर का मालिक हो, जिससे मेरा एग्रीमेंट हुआ हो। हम एग्रीमेंट किए हैं किरण से, किरण का 2 बिल्डिंग है, हम बोले किरण एक बिल्डिंग दे दो, मेरा सारा वर्कर रहेगा, तो किरण को बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, क्लियर है। तो कौन सा सिचुएशन में बोलो बाबू? इसमें प्रॉपर्टी, अच्छा तो अब एग्जांपल के तौर से सैलरी ना, सैलरी में परक्यूजिट कितना टैक्सेबल होगा? अगर मेरा घर पे मेरा वर्कर लोग रहता है तो हम कितना % टैक्सेबल करेंगे? इसका एक इनकम टैक्स ने बता दिया 15% ऑफ सैलरी। कितना सैलरी? 15% ऑफ सैलरी। प्रॉपर्टी डज नॉट ओन बाय द, अच्छा हम पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर। अब प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर, हिंदुस्तान में हर जगह का पॉपुलेशन एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे KMDC, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे कोई छोटा मोटा कस्बा, टाउन, जहाँ पे पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है कि नहीं है? इंडिया में हर जगह का पॉपुलेशन एक जैसा नहीं है। जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कोई दूसरी जगह में देखिएगा पॉपुलेशन कम है, क्लियर है। तो अभी हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ओन बाय द एम्प्लॉयर में हमको किसी को भाड़ा देना होगा? नहीं। अब इसका 3 केस निकलेगा।
इसका कितना केस निकलेगा बाबू? 3 केस निकलेगा। ठीक है, इसका कितना केस निकलेगा? 3 केस निकलेगा। पहला केस, मेरे घर पे मेरा एम्प्लॉई रहता है तो बेनिफिट किसका होता है? एम्प्लॉय का बेनिफिट होता है। मेरा कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है? मेरा कुछ तो खर्च लग रहा है भाई, कोई भी मेरा घर पे रहेगा, मेरा खर्च कितना कॉस्ट लगेगा? ये कौन बताया बाबू? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है। बोला अगर आपका पॉपुलेशन जहां जहां है ना, तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे आपका कितना कॉस्ट लग रहा। जैसे अगर एक ऐसा जगह जहां पे पॉपुलेशन 15 लाख से, देखो एक ऐसा जगह पे हम अकोमोडेशन प्रोवाइड किए हैं, उस जगह का जो पॉपुलेशन है ना, उस जगह का जो पॉपुलेशन है हम लोग को देखना होगा कि कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 सिचुएशन आ रहा है। ठीक है, पहला है कि अगर हम लोग का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, पहला केस क्या है? अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर 25 लाख से कम है तब क्या होगा, अगर 10 लाख से कम है तब क्या होगा। 3 सिचुएशन हो रहा। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट, अगर आज का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुका है ना, अगर कोई जगह का पॉपुलेशन नहीं बताता, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे, उस जगह का पॉपुलेशन कितना होगा, 25 लाख से ज़्यादा होगा तो 15% ऑफ द सैलरी लेंगे। तो पहला सिचुएशन पॉपुलेशन 25 लाख, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो हम लोग कितना लेंगे बाबू? 15% ऑफ सैलरी। दूसरा सिचुएशन, 25 लाख से कम है लेकिन 10 लाख से ज्यादा है। 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज्यादा है, तो कितना परसेंट ऑफ द सैलरी लेंगे? बोलिए तो कितना परसेंट? 10% ऑफ द सैलरी लेंगे। कितना परसेंट ऑफ द सैलरी? 10% ऑफ द सैलरी। तीसरा सिचुएशन में यहाँ पे पॉपुलेशन अगर 10 लाख से भी कम है तो लेंगे 7.5% ऑफ द सैलरी। चलो, अगर पॉपुलेशन, अब वो विजिबल है, देखो यहाँ पे ये वाला विजिबल है। अगर पॉपुलेशन कितना है? 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है तो कितना लेंगे बाबू? 10% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन, ठीक है ना, 10 लाख से कम है तो कितना लेंगे बाबू? 7.5% ऑफ सैलरी। याद हुआ? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो मेरा कितना कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, और अगर मेरा कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है तो ऑन द अदर हैंड जो वर्कर है जिसको हम रखे हैं उसका कितना बेनिफिट हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे जहां घर का मालिक हम ही है। ठीक है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि बताओ पॉपुलेशन कितना है, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन हम लोग उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो अगर जहाँ का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे अगर हमको जगह का पॉपुलेशन नहीं बोला है? कोलकाता, आपके माइंड में कोलकाता बोलने से कितना आ रहा है? 25 लाख से ज़्यादा होगा। अच्छा रियलिटी में कोलकाता का पॉपुलेशन कितना है? 12 करोड़ से ज़्यादा है बाबू। 12 करोड़ से ज़्यादा है तो 25 लाख तो बहुत कम है। क्लियर है? हर जगह का पॉपुलेशन आज बहुत ज़्यादा है। 25 लाख कोई भी सिटी होगा 25 लाख से तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कितना मानेंगे? अच्छा यहाँ पे कितना मानेंगे? यहाँ पे तो मालिक हम नहीं है ना, हम कोई और मालिक है, हम लीज में लिए हैं। तो यहाँ का रूल्स है रेंट पेड, रेंट पेड 15% ऑफ सैलरी। ठीक है ना, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब यहां पे हम बताते रहे एमओ इज फॉर द पर्पस ऑफ, एमओ इज फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए। एमओ इज फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए क्या लेंगे?
देखो बेसिक लेंगे, डीए लेंगे, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे। बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब परक्यूजिट को छोड़ के बाकी सब लेंगे, बेसिक डीए सब, ठीक है ना। अगर बोनस हुआ, कमीशन हुआ, सब ले लेंगे, मालूम है। हम यहाँ कमीशन नहीं लिखा, मतलब कमीशन भी ले लेना है, यहाँ दोनों तरह का कमीशन लेना है, फिक्स भी लेना है और हम यहाँ नोट लिख दे रहे हैं, कमीशन दोनों लेना है, कमीशन भी लेना है। कमीशन दोनों क्या लेना है, फिक्स भी लेना है और वेरिएबल लेना है, कमीशन भी लेना है। और अगर क्या हुआ बोनस भी ले लेना है, ठीक है ना। तो बेसिक भी लेना है, डीए भी लेना है, कमीशन भी लेना है, बोनस भी लेना है, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेना है। तो अगर हम बोलेंगे एमओएस का मतलब बताओ बाबू फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए, तो आप क्या बोलिएगा सर, बेसिक डीए, अच्छा कमीशन आएगा लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। हर सवाल में तो कमीशन नहीं रहेगा ना, जहां रहेगा वहां लेंगे। हर क्वेश्चन में तो बोनस नहीं रहेगा ना, जहां रहेगा वहां लेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हुआ, एक बार हम लोग क्या पढ़े, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो यहाँ पे 3 सिचुएशन हो रहा। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज्यादा है तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ठीक है ना। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से, देखो एरो नीचे जा रहा, कम है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 10% ऑफ द सैलरी, 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। अगर घर का मालिक हम नहीं है, हम तो लीज में लिए हैं, तो वहां पे सिचुएशन होगा रेंट पेड 15% ऑफ द सैलरी। अच्छा रेंट कौन पे करेगा, ओनर पे करेगा ना। हम तो आपको रखे हैं, मान लो ओनर हम हैं, तो हम घर का मालिक को जितना भी पैसा दे रहे हैं वो पैसा और आपका 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो छोटा होगा वो मेरे लिए क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, और आपके लिए क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। अब वो टैक्सेबल होगा आपके हैंड्स में, इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। बोलो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरा सिचुएशन है ना, 2 तरह का घर होगा, एक फर्निश होगा, एक अनफर्निश अकोमोडेशन होगा, फर्निश एंड अनफर्निश। हम तो सिर्फ घर का बात किए, अकोमोडेशन का बात किए। अकोमोडेशन इंक्लूड्स, अकोमोडेशन 2 तरीका का हो सकता है, एक फर्निश हो सकता है, एक अनफर्निश होगा। अगर फर्निश अकोमोडेशन होगा तब क्या होगा, अनफर्निश अकोमोडेशन क्या होगा तब क्या होगा। फर्निश से क्या समझते हो, बना बनाया, जाके खाली रहना है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ है। फर्निचर से तो हम लोग यही समझते हैं ना, सारा फर्नीचर वगैरह दिया हुआ है, क्लियर है। फर्नीचर हमको लेके जाना नहीं होगा, जाना है काम करके और आराम करना है, फर्निश का मतलब। अगर फर्निश अकोमोडेशन देगा, ठीक है ना, तो 10% ऑफ द फर्नीचर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, if furniture is provided 10% of the furniture shall be added, परक्यूजिट में ऐड कर देंगे। नोट लिखो, यहाँ पे जगह नहीं है, हम डिक्टेट करवा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए उतना। इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, इफ इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन लिखे, ये हेडिंग होगा। इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, देखो इन केस ऑफ फर्निश अकोमोडेशन, अगर फर्निश अकोमोडेशन है, ठीक है ना, तो अगर हम फर्नीचर दे रहे हैं तो फिर सिचुएशन होता है, फर्नीचर हो सकता है मेरा हो सकता है हम भाड़ा में लेकर फर्नीचर दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फर्नीचर मेरा हो सकता है हम फर्नीचर भाड़ा में लेके दे रहे। फर्नीचर अगर मेरा है तो 10% ऑफ द फर्नीचर ऐड होगा, 10% ऑफ द फर्नीचर, 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर, 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ठीक है ना। 2 नंबर में, इफ टेकन ऑन रेंट then rental charges,
देखो दो सिचुएशन होगा, अगर हम लोग का फर्निश अकोमोडेशन है तो 10% ऑफ द 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर किसके साथ ऐड करेंगे बोलो, उसके साथ ऐड कर देंगे। किसके साथ ऐड करेंगे बोलो तो बाबू, वहां पे रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी जो विच एवर इज लोअर आएगा ना, विच एवर इज लोअर आया वहां पे एक अमाउंट आया। यहाँ पे अगर ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, हम बता रहे अगर दिया रहेगा तो इसके बाद क्या होगा 10% ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो दो होगा, वैल्यू 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर इफ टेकन ऑन रेंट, तो देन द रेंटल चार्जेस, रेंटल चार्जेस मतलब जानते हो महीना का कितना चार्जेस हो रहा है वो ऐड कर देंगे। अब एक सिचुएशन और अराइज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया आपको? सिचुएशन ये हो रहा है ना, हम घर देख के ना एम्प्लॉय से बोल रहे हैं देखो तुमको ना इतना आलीशान घर दिया है, हमको एक काम करो ना 2000 रुपया महीना दिया करो, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। एम्प्लॉय को फर्नीचर दे रहे हैं, एम्प्लॉय को सारा चीज़ फर्निश अकोमोडेशन दिया, सारा चीज़ हम बेयर कर रहे हैं। एम्प्लॉय को कान में जाके क्या बोले, देखो एम्प्लॉय तुमको इतना सारा फैसिलिटीज़ दे रहे, तुम एक काम करो ना, हमको 2000 रुपया 3000 रुपया कोई भी एक अमाउंट ना हमको दिया करो महीना से। तो जो अमाउंट हमको एम्प्लॉय देगा वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये किसके साथ ऐड करेंगे, ये फिगर किसके साथ ऐड करेंगे, उधर के। लेकिन सिचुएशन अगर फर्नीचर दिया रहेगा तब ना, मान लो नहीं दिया है तो वहीं तक आंसर हो गया। अगर फर्नीचर का वैल्यू दिया है तो दोनों में से कोई एक देगा, जो भी देगा विच एवर इज, जो भी लोअर आएगा बोलो ना विच एवर इज, उसके साथ ऐड कर देंगे। अब सिचुएशन क्या हो रहा है ना, इफ एनी सम मनी, इफ एनी अमाउंट रिसीव बाय द, कौन रिसीव कर रहा है, अगर एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है अपने एम्प्लॉय से तो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट हुआ, बेनिफिट हुआ। अब हम, अगर मेरा घर है आप रह रहे हो तब परक्यूजिट हुआ, आपके लिए बेनिफिट हुआ। हम अपने ही घर में ठहरा के आपसे पैसा ले रहे हैं, तो पहले देखेंगे आपको बेनिफिट कितना हुआ। आप मेरे घर में रहते हो, आपको 10,000 का बेनिफिट होता है, आपसे 2000 रुपया ले रहे, तो आपका बेनिफिट अब कितना हुआ 8000 रुपया। तो हम लोग एक नोट लिखेंगे, इफ एनी, ये नोट लिख देंगे यहाँ पे, खाली बोल दो ये विजिबल है यहाँ पे। इफ एनी सम रिसीव्ड by the employer, then the same shall be deducted from taxable RFA। ये नोट का मतलब समझ में आया? If any sum received by the employer, then the same shall be deducted from taxable RFA। मतलब वहां तो आ चुका है ना, विच एवर इज लोअर आ चुका है। अब ये दो सिचुएशन बताएं, अगर फर्नीचर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, फर्नीचर नहीं होगा तो वही आंसर होगा। मान लो घर तो हम दिए आपको रहने के लिए, ठीक है ना, और मेरा घर नहीं है, हम भाड़ा पे लेके दिए हैं। क्लियर है? भाड़ा पे लेके दिए हैं तो रेंट पेड, हम जो रेंट पे कर रहे हैं मकान मालिक को, और 15% ऑफ द सैलरी, दोनों में से जो छोटा होगा वो आपके लिए क्या होगा, सैलरी में टैक्सेबल होगा। अब हम क्या करेंगे, ये अगर कोई सिचुएशन रहेगा ना तो ऐड हो जाएगा उसके साथ। जैसे कि फर्नीचर देंगे तो ऐड हो जाएगा, और आपसे कोई भाड़ा हम ले रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये हर क्वेश्चन में नहीं देगा, इसीलिए हम इसको अलग लिखा है। इसमें और भी सिचुएशन है, बट आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग कंटिन्यू करेंगे।